पोटेंशियल डिफरेंस इज अ पार्ट ऑफ द सर्किट, बट दोनों को हम मेजर वोल्ट्स में ही करेंगे, दोनों का यूनिट हम वोल्ट्स में ही करेंगे। तो ये ध्यान रखना है, जब आप क्या पढ़ोगे ना, जब आप मैग्नेटिक फील्ड थ्योरी पढ़ोगे ना, उसमें यू हैव टू कीप इन माइंड कि जो ईएमएफ होता है दैट इज कॉज, और जो कॉज की वजह से जो इफेक्ट आएगा दैट इज कॉल्ड अ पोटेंशियल डिफरेंस। ये चीज ध्यान में रखना, जब आप ट्रांसफार्मर पढ़ोगे तो ये सेम थ्योरी आपको ध्यान में रख के ही आपको उसका प्रिंसिपल पढ़ना है। तो ईएमएफ इज ऑलवेज अ कॉज एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज अ इफेक्ट। मेजर्ड इन अ वोल्टेज ओनली, वोल्ट्स ओनली। वोल्टेज की क्वांटिटी क्या, यूनिट क्या होती है? वोल्ट। वोल्ट्स होती है, ठीक है। तो दोनों ही वोल्टेज के ही फॉर्म होते हैं, बस एक हमारा कॉज होता है, दूसरा हमारा इफेक्ट होता है। यानी ईएमएफ इज अ सोर्स टू द नेटवर्क एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज द पार्ट ऑफ द सर्किट। अब जैसे कि मैं बात करूं, जैसे मेरा ये सोर्स को अगर मुझे लोड तक पहुंचाना है, सोर्स से पावर मुझे मुझे पावर लोड तक पहुंचानी है, तो उसमें कुछ लॉसेस होंगे, दैट इज कॉल्ड अ एनर्जी लॉसेस। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ आर रेजिस्टेंस की वजह से हमारे लॉसेस क्रिएट होंगे। इसके बाद क्या होगी, फिर कुछ एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, स्टोर्ड हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड द स्टोर्ड एनर्जी। अब हमारी एनर्जी कितने पार्ट में स्टोर हो सकती है, एनर्जी को हम कितने फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं? कितने फॉर्म में स्टोर, एनर्जी को हम कितने कितने मतलब कितने टाइप से हम स्टोर कर सकते हैं? स्टोरेज के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं, मतलब इन द मैम टू सेंस ऑफ, कैपेसिटर, इंडक्टर। हाँ यानी हम सी कैपेसिटर इंडक्टर तो हम यूज करते हैं। हम दो फॉर्म में कैपेसिटर और इंडक्टर को अगर हम दूसरे फॉर्म में बोलेंगे तो हम कैसे कर सकते हैं, एक तो पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी हमारी क्या होती है, काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी। ठीक है, तो जब हम काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे वहां पे हमारा आ जाएगा क्या, एल, और जहां हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे वहां आ जाएगा हमारा सी। तो जो स्टोर्ड एनर्जी सी में होगी दैट विल बी W इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। जब हमारी इंडक्टर की स्टोर्ड एनर्जी होगी वो हमारी होगी W इज इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान रखना है हमेशा, अगर पूछे स्टोर्ड एनर्जी कितनी होगी सी में या एल में, तो आपको सेम यही फॉर्मूला यूज करना है। आप इसको लिखते जाओ कहीं पे, क्योंकि ये फॉर्मूला यूज होंगे, और ये कॉन्सेप्ट भी आप लिखते जाओ, जो जो मैं बोलती जा रही हूँ वो कहीं ना कहीं नोट डाउन करते जाओ, बिकॉज दीज थिंग्स यू नॉट गेट इन अ नोट्स। ठीक है, ये चीज क्लियर है सबको? ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा आता है ओम्स लॉ, बेसिक, सबसे सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बेसिक लॉ क्या होता है हमारा, ओम्स लॉ होता है। ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ क्या होता है हमारा? डोंट टेल मी V is equal to IR. I really don't want to listen that. What is Ohm's law? और वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्या बोलते हैं, दो किसी दो पर्टिकुलर पॉइंट के बीच का। किसी दो पर्टिकुलर पॉइंट के बीच का वोट, ये ओम्स लॉ होता है। अरे करंट जो होता है Voltage is मतलब directly proportional to current at a given temperature. Anyone else? और कुछ किसी को बोलना है ओम्स लॉ के बारे में? Constant Ma'am, the temperature and potential. conditions. The potential difference across the two ends of a wire is directly proportional to the current supply. ठीक है, ओके फाइन। आप लोग के दिमाग में जो भी है, मैं एक सिंपल सा एक डेफिनेशन ओम्स लॉ का बोलूंगी। द करंट फ्लोइंग थ्रू इन एनी लीनियर कंडक्टर, ध्यान रखना है ओम्स लॉ में लीनियर कंडक्टर पे ही ये फॉलो होगा, अगर नॉन लीनियर है तो वो उस पे उसको फॉलो या उस पे एप्लीकेबल नहीं होगा, ध्यान रखना है। सो द करंट flowing through any linear conductor is proportional to the potential difference between two ends, right?
इफ दिस इज V1, इफ दिस इज V2 और यहाँ पे अगर कोई करंट फ्लो हो रही है दैट इज I, तो I हमारा क्या हो जाएगा, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V1 माइनस V2, ठीक है। तो द करंट फ्लोइंग थ्रू एनी लीनियर कंडक्टर, दैट मीन्स ये मेरा क्या है, लीनियर कंडक्टर है, ठीक है। सो द करंट फ्लोइंग थ्रू एनी लीनियर कंडक्टर इज proportional to potential difference between two ends of the conductor keeping temperature constant। ये पॉइंट ध्यान रखना है, यानी इसमें I is directly proportional to V1 minus V2 keeping T क्या होगा, कांस्टेंट, ये ध्यान रहेगा। तो जो हमारा ओम्स लॉ होगा वो बेसिकली हमारा LTI सिस्टम पे एप्लीकेबल होता है। LTI सिस्टम क्या होता है, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। लीनियर, ये इसका डेफिनेशंस मैंने आपको लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम बता दिए हैं आपको क्या होते हैं, करेक्ट ना। तो जो मेरा ओम्स लॉ होगा LTI सिस्टम में ही होगा। अगर कहीं पे भी LTI सिस्टम नहीं मेंशन है तो वहां पे आप V इक्वल टू IR लगा के सर्किट सॉल्व नहीं कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज। सो बेसिकली LTI सिस्टम, इसमें क्या LTI सिस्टम में क्या होता है, जो ट्रांसफॉर्म लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ा है ना आपने, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द इनपुट टू द आउटपुट विद द इनिशियल कंडीशन इज 0 will be considered as a transfer function. So I will always be directly proportional to V, and I is equal to V by R, where R is proportional constant. R is proportional constant. Ohm's law क्या होता है, Ohm's law होता है the current flowing through any linear conductor is proportional to the potential difference between two ends keeping the temperature constant. I is directly proportional to V, that is keeping the temperature constant, and I is equal to V by R, where R is a proportional constant, or you can say R is equal to V by I, that is volts per ampere और ohms। R का जो यूनिट होता है या वोल्ट पर एम्पियर कर सकते हैं या लिख सकते हैं उसको ohms लग सकते हैं, ठीक है। R का जो वैल्यू होगा डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करेगा किस पे, V और I इंडिविजुअली पे, ध्यान रखना है हमेशा। जो R का वैल्यू है वो V और I पे इंडिविजुअली डिपेंड नहीं करेगा। सी इस रिलेशन को देखना है, R इज इक्वल टू क्या है मेरा, V बाई I है। तो जो R की जो वैल्यू है डज नॉट डिपेंड्स ऑन V एंड I इंडिविजुअली, यानी V और I पे इंडिविजुअली डिपेंड नहीं करेगी, किस पे डिपेंड करेगी, V बाई R रेशियो पे, राइट। किस पे डिपेंड करेगी, V बाई I के रेशियो पे डिपेंड करेगी इस R की वैल्यू। सिंपली V और I पे डिपेंड नहीं करेगी R की वैल्यू, ठीक है। R रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस इज बेसिकली, रजिस्टर इज बेसिकली क्या, रजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हमारी इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है उसको हम वो क्या करता है, रजिस्ट करता है, ठीक है। और R रेसिप्रोकल ऑफ R क्या होगा हमारा, 1 बाई R हमारा क्या हो जाएगा, दैट विल बी कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होगा हमारा कंडक्टेंस, G इज इक्वल टू 1 बाई R, और यू कैन से I बाई V। इसका जो यूनिट होगा उसका यूनिट होगा सीमेंस या मो, क्या होगा, SI MEN और मो, MHO, ठीक है। ये चीज क्लियर है। अगर रेजिस्टेंस हमारा क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रजिस्ट कर रहा है, तो कंडक्टेंस इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रजिस्ट नहीं करेगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा क्या था, अगर हम कंडक्टर की ज्योमेट्री की बात करेंगे, ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग नोट डाउन करते जाना, ठीक है। अगर मैं कंडक्टर की ज्योमेट्री की बात करूंगी तो लेट्स जस्ट कंसीडर इसका लेंथ हमारा है L, ठीक है। इसका जो रेडियस है हमारा वो है हमारा R, ठीक है। सो R is directly proportional to length of the conductor. R is inversely proportional to area, 1 by area, ठीक है।
तो बेसिकली अब कंडक्टर का साइज किस पे डिपेंड करेगा? सो कंडक्टर साइज ऑलवेज डिपेंड्स ऑन रेटिंग ऑफ द करंट। ठीक है, जितना करंट की रेटिंग होगी उतना ही कंडक्टर उस यानी कंडक्टर का साइज इज ऑलवेज डिपेंड्स ऑन रेटिंग ऑफ द करंट। और इंसुलेशन किस पे डिपेंड करेगा? ऑलवेज रिमेंबर इंसुलेशन डिपेंड्स ऑन रेटिंग ऑफ द वोल्टेज। ठीक है, तो इसका जो एरिया होगा, अगर मुझे एरिया कैलकुलेट करना होगा तो कितना होगा मेरा? इसका एरिया होगा, एरिया क्या हो जाएगा इसका? आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। 2 पाई आर एल। क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा वो होगा इसका पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो जो मेरा आर का जो फॉर्मूला बनेगा, प्लीज राइट डाउन। जो आर का जो मेरा फॉर्मूला होगा, दैट विल बी आर इज इक्वल टू, दैट इज कॉल्ड रो, ये ऐसा बनता है, एल बाई ए। ठीक है, रो हमारा क्या है? रो इज अ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। ठीक है, इसका यूनिट क्या होगा रो का? ओम पर मीटर होगा। ठीक है, सो आर इज इक्वल टू रो, रो एल, एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर डिवाइडेड बाय ए, स्मॉल ए इज द एरिया ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, ये हो गया आपका रो, होता है आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। याद रखना, आर इज अ रेजिस्टेंस, रो इज अ रेजिस्टिविटी, यूनिट होती है ओम पर मीटर। ठीक है, अगर मैं बात करूं एक जनरल बिहेवियर की बात करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा आर है, आई है, ठीक है, अगर मैं कंडक्टर की बात करती हूँ, कंडक्टर की बात करती हूँ और मेरा टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो जैसे जैसे आर का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे आई का वैल्यू बढ़ेगा। बट अगर मैं इंसुलेटर की बात करूं, इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर की बात करूं और टेम्परेचर कोफिशिएंट मेरा नेगेटिव है, तो अगर आर का वैल्यू रिड्यूस होगा तो मेरा आई का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सो कंडक्टर में आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, एंड सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, सी अभी ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, देन आई विल सेंड यू अ डिफरेंट लिंक, तो आप लोग उसको जस्ट आफ्टर दैट उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो ये चीज हो गई। फिर एक हमारा अगर टेम्परेचर डिफरेंस दिया हुआ है तो इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर R1 और R2 दो रेजिस्टेंस दिए हैं तो R2 इज इक्वल टू R1 ब्रैकेट में, इसी को ही फर्दर प्रोसीड करना, ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। ठीक है, तो ये अल्फा जो हमारा होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है और उसकी यूनिट होती है पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो अगर मैं इसको V इज इक्वल टू आई आर से लिखना चाहूँ, तो इफ I इज इक्वल टू V बाई आर और R इज इक्वल टू V अपॉन रो L बाई A, then I will be equal to VA बाई रो L। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं। ठीक है, फिर अगर मैं I को इधर लेकर जा रही हूँ, यानी I बाई A कर दे रही हूँ, I बाई ए इज इक्वल टू 1 बाई रो इंटू V बाई L कर दे रही हूँ। ठीक है, तो I बाई ए मेरा क्या हो जाता है? I बाई ए को क्या बोलते हैं? करंट पर एरिया, उसको क्या बोलते हैं? करंट पर एरिया क्या होता है हमारा? करंट डेंसिटी होता है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय J। J इज इक्वल टू 1 बाई रो को बोलते हैं, इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट कंडक्टिविटी। हाँ, इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी बोलते हैं। और मेरा जो V बाई L होता है वो क्या होता है मेरा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। तो ये फॉर्मूला आप आगे जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे ना, तो उसमें ये J इज इक्वल टू ये क्या कहते हैं, J इज इक्वल टू ईटा E से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। तो J हमारा होता है करंट डेंसिटी
ईटा रिप्रेजेंटेड एज अ कंडक्टिविटी और ई रिप्रेजेंटेड एज अ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यूनिट होती है V by M, कंडक्टिविटी की 1 by ओम मीटर और करंट डेंसिटी क्या होगी A by M स्क्वायर, यानी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, सो बेसिकली J इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। सो ये जो फॉर्म होता है this one is a point form of the Ohm's law, and Ohm's law only applicable for the constant temperature and the LTI function। ध्यान रखना है, ये हमारा क्या है, point form of Ohm's law है, and Ohm's law is always applicable to the constant temperature and the LTI function। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। फिर इसके बाद अगर मैं बोलूं, एक टर्म आता है आपको बहुत इस चीज से डील करना होगा, शॉर्ट सर्किट एंड द ओपन सर्किट। पता होगा सबको, ये बात पता है ना, क्या होता है शॉर्ट एंड ओपन सर्किट के बारे में पता है? एनी आइडिया, कभी सुना है ये वर्ड? शॉर्ट सर्किट एक बार फिर से बता दीजिएगा। नहीं, फिर से नहीं, मैं शुरू से ही बताऊंगी। आइडिया है किसी को? सी बेसिकली हमने मैथमेटिक्स में आपने ये जरूर पढ़ा होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, पढ़ा होगा? यस मैम, यस। पढ़ा है ना? क्वेश्चन है। तो हाँ, तो सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूंगी तो ये मेरा I को रिप्रेजेंट करेगा और ये मेरा V को रिप्रेजेंट करेगा। देयर y इज इक्वल टू मेरा mx हो जाएगा। स्लोप अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूंगी तो स्लोप मेरा क्या हो जाएगा, स्लोप विल बी इक्वल टू y बाय x, है ना। तो y बाय x को मैं कैसे लिख दूंगी, स्लोप मेरा जो होगा वो होगा I बाय v और इक्वल टू 1 बाय r, दैट रिप्रेजेंट द लीनियर, राइट ना। तभी मैं इसको बोलती हूँ y इज इक्वल टू एम एक्स, हमारा क्या है, लीनियरिटी को, लीनियर ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। तो सी ये कैलकुलेट करना आई थिंक सबको आता है, बिकॉज इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस रहेंगे। बेसिकली आपको कुछ ग्राफ से दिए जाएंगे, उसमें आपको एलटीआई सिस्टम फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है, या इक्वेशन दी जाएगी तो उसको उसी के रिगार्डिंग सॉल्व करना होगा। ठीक है, ये हो गया लीनियर सिस्टम। ठीक है, अब रही बात शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट की, बात करते हैं। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, बेसिकली जब कोई भी सर्किट शॉर्ट हो जाता है तो उसमें हमारा वोल्टेज क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और करंट हमारी क्या हो जाती है, इन्फिनाइट हो जाती है शॉर्ट सर्किट में। ठीक है, जो भी मैं बोलते जाऊँ उसको कहीं ना कहीं लिखते जाएगा आप लोग। ठीक है, शॉर्ट सर्किट में क्या होते हैं, हमारी करंट क्या हो जाती है, मैक्सिमम इन्फिनिटी हो जाती है, और वोल्टेज हमारा 0 हो जाता है। तो अगर ये मेरा V और I का जो ग्राफ है, इफ I इज हियर, V इज देयर, और शॉर्ट सर्किट का जो ग्राफ है, तो मेरा क्या हो जाएगा, सी ये टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये मेरा क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, दैट इज ओरिजिन, दैट इज 0 ओनली। ठीक है, तो जो मेरा स्लोप होगा, स्लोप मेरा क्या हो जाएगा, दैट विल बी I बाई V, जस्ट लाइक y इज इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, अब V मेरा 0 है तो I बाई 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? स्लोप मेरा क्या है, y बाई एक्स है, y का वैल्यू क्या है यहाँ पे, y का वैल्यू है यहाँ पे I, और x का वैल्यू है यहाँ पे V, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया I बाई V। V शॉर्ट सर्किट के केस में V 0 होता है, I इंफिनिटी होता है, तो I बाई 0। समझ में आ रहा है? यस मैम, यस मैम। हाँ, यस तो मैम। क्या हो जाएगा, तो मेरा स्लोप जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्लोप बिकॉज 1 बाय r इज ऑल्सो देयर, स्लोप अल्फा इज इक्वल टू 1 बाय r, so r will be 0, r will be 0, v will be 0, and I will be I, that represent which relationship, ये कौन सा रिलेशन रिप्रेजेंट करता है, ये
ये रिप्रेजेंट करता है नॉन लीनियरिटी का। तो शॉर्ट सर्किट के केस में हम V इक्वल टू I यानी ओम्स लॉ को नहीं लगा सकते हैं, है ना, बिकॉज here we are getting R is equal to V is equal to 0, right? How we are getting? Because in the case of short circuit, V will be 0 and I will be some value, or we can consider as an infinity, like that will be on some infinite value, right now. So when we calculate the slope, that will be y by x. Y's vertical form is I and horizontal form is V. That will be I upon V. So in this case, I will be 0, so I upon 0. So when we'll calculate, we'll get the I is equal to V is equal to 0. Okay, and I is equal to I. So this relation represent the non-linearity. Correct है? समझ में आ रहा है सबको? Yes, ma'am. So this graph is non-linear. So Ohm's law will not be applicable for the short circuit analysis. ठीक है, तो जहां पे भी शॉर्ट सर्किट का केस होगा वहां पे विल नॉट कंसीडर द ओम्स लॉ। क्लियर है? Yes, क्लियर है ma'am. ये? हाँ, Yes, ओके। ma'am. Then now we will consider the open circuit. Okay. ओपन सर्किट में क्या होता है? करंट 0 हो जाएगा मैम। करंट हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा एंड वोल्टेज हमारा क्या हो जाएगा? हैव सम वैल्यू और इनफाइनाइट। सम वैल्यू और इनफिनाइट, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू यू कैन से, वोल्टेज विल बी मैक्सिमम। तो द ग्राफ विल बी लाइक दिस, ठीक है। ये मेरा क्या है? ओरिजिन पॉइंट है। दिस इज माय ओरिजिन पॉइंट। सेम चीज यहाँ पे मैं क्या करूंगी? स्लोप कैलकुलेट करूंगी। स्लोप मेरा क्या हो जाएगा? y बाई x होगा ना? तो यहाँ पे क्या हुआ? I मेरा क्या है? I बाई v होगा ना? तो I मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो कोई भी नहीं ज्वाइन कर पा रहा है क्लासेस, तो उनसे बोलिए कि क्लासेस प्रॉपरली टाइम से ज्वाइन कर ले। अदरवाइज अगर स्टार्टिंग ही आपका ढंग से क्लियर नहीं होगा तो आगे आने वाले टॉपिक समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। बिकॉज इन लास्ट सेमेस्टर very student face the same problem, that's why I don't want to repeat this. So for your good only I'm saying don't miss any lecture, ठीक है। बिकॉज मैं हर एक पॉइंट, हर एक लिंक आप लोग को बताती हूँ, शेयर करती हूँ, सो दैट आप जो भी आपने 12th में पढ़ा, जो भी आप यहाँ पे पढ़ा है, उन सबको अच्छे से रिलेट कर सके और अपने नए कॉन्सेप्ट डेवलप कर सके। क्लियर ना? सो क्लास को प्रॉपरली आप ज्वाइन करिए। अदरवाइज जब आप सर्किट सॉल्व करेंगे या कोई नया थ्योरी पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें, ये सिर्फ आपको वर्ड सुनने में मिलेंगे, उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं समझ में आएगी। व्हाई दिस इज हैपनिंग, व्हाई इट शुड बी हैपन, ये जो आंसर्स हैं वो आपको नहीं मिल पाएंगे। और इसके आंसर सिर्फ और सिर्फ आपके बेसिक्स में छुपे होते हैं, जो हम हमेशा मिस कर देते हैं। तभी हम किसी भी सब्जेक्ट में कोई कॉन्सेप्ट डेवलप ही नहीं कर पाते, चाहे वो कोई भी ब्रांच हो। कभी भी आप कोर सब्जेक्ट जब उठाओगे, कोर सब्जेक्ट के जितने भी आपके कॉन्सेप्ट होंगे वो बेस अगर आपका क्लियर है तो ही आप कॉन्सेप्ट डेवलप कर पाओगे। अदरवाइज आप उसको समझ लोगे, अंडरस्टैंड कर लोगे, फिर आफ्टर सम पॉइंट आपको फिर पढ़ना पड़ेगा, फिर भूलोगे, फिर पढ़ना पड़ेगा, फिर भूलोगे। बट बेसिक क्लियर है तो जब आप भूलोगे तो आप जल्दी कैचअप कर लोगे, जल्दी रिलेट कर पाओगे, है ना। और जब तक आपके इंटरनल डाउट्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आप चाहे कितना भी पढ़ लो, आप कुछ नया डेवलप कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो बाकी सब लोगों को जिनसे भी कांटेक्ट है ग्रुप में, आप लोग कम्युनिकेट करो और शेयर करो ये चीज, ठीक है। इसके बाद मैं आप लोग को ट्यूटोरियल्स दूंगी, ठीक है, वो आप लोग उसको सॉल्व कर लेना। मैं गूगल क्लासरूम बना लूंगी, सॉल्व करने के बाद उसको वहाँ पे पोस्ट कर देना। फिर जब भी आप लोग वापस आना, जब भी कॉलेज खोलेंगे तब आप उसको सबमिट कर देना, ठीक है।
ओके, सो जब हम ओपन सर्किट की बात करते हैं, शॉर्ट सर्किट तो हमारा क्या हो जाता है, नॉन लीनियर हो जाता है, नॉन लीनियरिटी को रिप्रेजेंट करता है। जब ओपन सर्किट की बात करते हैं तो वो क्या होता है, बी हमारा क्या हो जाता है, सम कांस्टेंट, सम मैक्सिमम वैल्यू, आई विल बी 0 and r will be infinite. I will be 0 and v will be max value. ठीक है, r हमारा इंफिनिटी कैसे हुआ, बिकॉज स्लोप क्या होता है हमारा 1/r होता है, 1/0 की वैल्यू क्या होती है, इनफिनाइट होती है। ठीक है, तो r हमारा क्या होता है, इनफिनाइट होता है, i हमारा 0 होता है, v हमारा क्या होता है, v होता है। दैट रिलेशन आल्सो रिप्रेजेंट व्हाट, नॉन linearity. So Ohm's law is also not applicable for the open circuit analysis. ठीक है, ओके। अगर अब हम बात करें सेम जो हमने ओम्स लॉ में पढ़ा है, y इक्वल टू ms प्लस c को, अगर हम इसका पॉइंट फॉर्म की बात करते हैं, तो अगर यहाँ पे मैं J करूँ, यहाँ पे EMF करूँ, और ये मेरा y इक्वल टू mx है, तो मेरा ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, that will represent the J and this will represent the E, और ये एंगल रिप्रेजेंट द E। तो यहाँ ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, मेरा लीनियरिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओम्स लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि ये मेरा क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लीनियरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे ओम्स लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा। सो लिमिटेशन अगर मैं पूछूं, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ द ओम्स लॉ, सो क्या हो जाएगा, ओम्स लॉ क्या लिमिटेशन, ओम्स लॉ का लिमिटेशन क्या होगा, It is not valid for non-linear curve. तो लिमिट अगर अगर क्वेश्चन पूछा कि, डेफिनेटली पूछेगा, इंटरव्यू में पूछेगा या तो कहीं ना कहीं तो पूछेगा, ओम्स लॉ की लिमिटेशंस क्या होते हैं। हम्म, कोई ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जिसका रेजिस्टेंस वैरी कर रहा हो, उस पे बात नहीं शायद। सब फर्जी है पढ़ाना, मतलब ना। ओम्स लॉ का अगर मैं लिमिटेशंस की बात करूंगी, तो ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द लीनियर एलिमेंट्स एंड फॉर द कांस्टेंट टेम्परेचर। यही तो है ना, यही दो चीजें हैं जो हम पढ़ रहे हैं। जहां पे भी नॉन लीनियरिटी आ जाएगी वहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा, सो दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द लीनियर नेटवर्क्स। okay, and temperature, keeping the temperature constant। ठीक है, ये ध्यान रहेगा सबको। यस मैम। ओके, अब एक नया नॉर्मल सा एक टर्म है जिसे कहते हैं पावर। पावर क्या होता है, पावर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। पावर क्या होता है, Energy per unit time. एनर्जी पर यूनिट टाइम। और कोई जल्दी बताओ मुझे क्या होता है पावर। Rate of doing work per V unit time. into I। सी जब भी मैं पूछू ना ये क्या होता है, डोंट टेल मी V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई, दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दैट। क्या होता है पावर, Rate of doing work per unit time. ओके। सी बेसिकली आप पावर को ऐसे ध्यान रखना, पावर इज बेसिकली व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी इज पावर। ठीक है, अब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी को बोलूंगी यू आर नॉट पावर अप योर सेल्फ, अगर मैं बोलूँ कि आप क्या नहीं हो, एनर्जाइज नहीं हो, आप पावर अप नहीं हो, इसका मतलब क्या हुआ है
कि आपका एनर्जी का रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी नहीं हो रहा है। शांति से बैठे हो, मैं लेक्चर दे रही हूँ, आप सुन रहे हो, यू आर नॉट पावर अप, यू आर नॉट एनर्जाइज। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। सिर्फ मैं ही दिए जा रही हूँ आपको एनर्जी, आप मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ नहीं हो रहा है। अगर आप भी मुझे देने लगोगे तो आप क्या हो जाएगा, पावर अप हो जाओगे। समझ में आया? नहीं समझ में आया? जब तक रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी नहीं होगा तब तक आप पावर अप हो ही नहीं पाओगे। सो पावर इज व्हाट? पावर इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। अगर मैं सिर्फ आपको पढ़ाती रही, अगर आपने मुझे रिटर्न में आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी नहीं हुआ, तो ओनली आई विल बी पावर अप, यू विल नॉट बी पावर अप। और जहाँ पावर नहीं होता वहाँ कुछ नहीं होता है। किसी भी चीज के लिए पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपोलो 13 देखी किसी ने? No. अपोलो 30 देखना, आज जाकर देखना आप लोग अपोलो 30 में, वहां पे कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, पावर कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज में। बहुत अच्छी मूवी है, देखना, जरूर देखना। सो बेसिकली पावर क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी इज पावर। इसका यूनिट क्या होता है? Watt. वॉट। हाँ ठीक है। P इज इक्वल टू बेसिकली क्या होता है? इसका फॉर्मूले की अगर मैं बात करूंगी तो P इज इक्वल टू V इंटू आई, ठीक है। और यू कैन से P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। ये सिंपल बेसिकली फॉर्मूले होते हैं, डिपेंड्स अपॉन कि आपको क्या वैल्यू दिया है एंड देन उसको कैलकुलेट करना है। P अगर I के टर्म पे होगा तो I स्क्वायर R होगा, ठीक है। और यू कैन से लाइक T इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी है, तो एनर्जी को W से रिप्रेजेंट करते हैं, सो dW बाई dt। इसका यूनिट होता है Unit G per बाई S। second. और तो और यू कैन से, यू कैन ऑल्सो राइट लाइक, जो हमारी एनर्जी होती है, एनर्जी इज इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t पावर इनटू dt। तो अगर कुछ पावर की इक्वेशन दी है तो अगर आप उसको 0 से t तक अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो यू विल गेट द एनर्जी। सो ये बहुत ही सिंपल सिंपल से फॉर्मूले हैं, ये आप लिखते जाना, ठीक है। सबने लिख लिया है ना? नोट डाउन करता जा रहा है ना सब कोई? Yes, ma'am. ओके, वेरी गुड। ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं, इसका जनरली अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है, इसके फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद हमारा एनर्जी, एनर्जी इज व्हाट? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज एनर्जी, राइट। आप आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है? फॉर एग्जांपल एक आपके पास जार है, ठीक है। जार में आप कितना पानी भर सकते हो, वो आपका क्या है? एनर्जी है। जैसे ये आपका जार है, ठीक है। तो इस जार में कितना इस पानी को कितना लेवल अप कर सकते हो? सिर्फ इतना, है ना। तो इसमें जितना आप पानी भर पाओगे दैट इज योर एनर्जी। इसके अंदर जितना पानी आप डाल सकते हो दैट इज योर एनर्जी। बट अब दूसरा जार है, ठीक है। अब इसमें ये पानी आपको यहाँ से डालना है एंड देन यहाँ पे डालना है, पानी को इधर से उधर डालना है, तो जितना आपके अंदर पावर होगा उतना ही स्पीड से तो आप डाल पाओगे ना। एनर्जी को जितना स्पीड से ट्रांसफर कर पाओगे दैट इज कॉल्ड अ पावर। आपके अंदर एनर्जी है, आप बिकॉज आप खाना खा रहे हो, है ना, तो अब माइटोकॉन्ड्रिया आपकी एनर्जी रिलीज कर रहा होगा, तो एनर्जी तो आपके अंदर स्टोर्ड है। यू आर अलाइव, दैट मीन्स दैट यू आर हैविंग सम एनर्जी। एनर्जी तो आपके अंदर स्टोर्ड है, जितनी कैपेसिटी होगी उतनी आपके अंदर एनर्जी होगी। जितना फूड इनटेक करोगे उतना एनर्जी आपको अंदर मिलता रहेगा, वो स्टोर्ड एनर्जी है। दैट इज योर कैपेसिटी, कि कितना आप एनर्जी आप स्टोर कर सकते हो, कितना गुलाम आप, कितना एनर्जी इसमें, कितने चार्जेस, कितना एनर्जी इसमें स्टोर कर सकते हो बॉडी में, ठीक है। बट खाना खा लिया, सो गए, खाना खा लिया, रेस्ट कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि आप कोई काम ही नहीं कर रहे हो। तो मतलब यू आर नॉट यूजिंग योर पावर। पावर आपकी कब यूज होगी? जब आपकी मम्मी कहेंगी भाई मार्केट से कुछ सामान ले आना, तो उस एनर्जी का आपने यूटिलाइजेशन किया, दैट मीन्स यू आर पावरफुल। बोला कि भाई गए यहाँ पे 1 किलो का कुछ सामान उठा के लाया, वो उसमें आपको यू विल नीड, यू हैव टू यूज योर पावर। जितना आपके अंदर पावर, उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन जितना किया आपने, एनर्जी स्टोर्ड है आपके अंदर, ठीक है। फिर तुम्हारी मम्मी ने कहा कि नहीं भाई ये एक एक बोरा नहीं 2 बोरे उठा के लेकर आओ, ठीक है। तो उसको जितना एफिशिएंटली आप उठा पाओगे,
वो आपकी क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी। एनर्जी विल बी देयर इनसाइड, जितनी आपके अंदर कैपेसिटी होगी वो आपकी क्या होगी, एनर्जी। तो कैपेसिटी टू डू वर्क इज एनर्जी, गॉट इट। सो सेम जैसे हमने इस पे लिखा था, इसको भी वैसे ही रिप्रेजेंट करेंगे हम। जो हमारा W हो जाएगा, W इज इक्वल टू व्हाट, V इंटू I इंटू T, ठीक है। और यू कैन से W इज इक्वल टू सेम इंटीग्रेशन टू 0 टू T I स्क्वायर R इंटू D T, और यू कैन से 0 टू T V स्क्वायर बाय R इंटू D T, और you can say W is equal to same integration 0 to T V into I into D T, और W is equal to you can say integration P into D T, और P तो मैंने आपको बताया था रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी dW by dt। ये सिंपल कुछ फॉर्मूले हैं, ये आप लोग नोट डाउन कर लो। हो गया, नोट डाउन हो गया सबका। Yes, sir. अभी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन को थोड़ा होल्ड में डालते हैं, पहले आप लोग को ये बता देते कि बेसिकली आरएलसी एलिमेंट होते क्या है, क्या यूज होता है उनको, जब किसी भी सर्किट में लगे होंगे तो वो कैसे बिहेव करेंगे और आपको कैसे उनको डील करना है, ठीक है। सबको पता है आरएलसी एलिमेंट क्या होते हैं, राइट ना। तो जैसे जो हमारा इंडक्टर होता है, इंडक्टर क्या होता है, इंडक्टर बेसिकली क्या होता है हमारा, number of twist, conductor twist, number of turns is known as a inductor, right now. Conductor twist, this is a conductor, this is a conductor, conductor twist, number of turns is known as a inductor, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा L होता है, अगर इसी में ही हम क्या कर दें, I करंट फ्लो कराना चालू कर देंगे, तो जैसे ही करंट हमारी इसमें फ्लो करना चालू करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लक्स 5 रिड्यूस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो जो हमारा मैग्नेटिक, इसमें क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लिंकेज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये इसमें जो टर्न्स हैं वो नंबर ऑफ टर्न्स इज n, नंबर ऑफ टर्न्स इज n। तो इस कंडक्टर में अगर मैग्नेटिक फील्ड लिंकेज जो होगा, मैग्नेटिक फील्ड लिंकेज जो होगा वो होगा n, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ टर्न्स, phi दैट इज फ्लक्स। तो जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड लिंकेज है इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम n phi से, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। I इज व्हाट, योर करंट, ठीक है। अब डायरेक्टली इसका ये कांस्टेंट कैसे हटाएंगे, इसका कांस्टेंट हटेगा n phi मैग्नेटिक फील्ड लिंकेज इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है। अब इसका प्रोपोर्शनली कांस्टेंट जो करेंगे दैट विल बी इक्वल टू L इंटू I, ठीक है, L इंटू I होगा।
ठीक है, अब L का वैल्यू क्या हो जाएगा, psi बाई I। ठीक है, तो जो इसका जो वैल्यू है दैट इज n phi, तो n phi बाई I, L का वैल्यू हो जाएगा n phi बाई I। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। तो बेसिकली L जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, फ्लक्स लिंकेज बाय करंट हो जाएगा। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट होगा वेबर, WB, वेबर पर एम्पियर और हेनरी सो जो इंडक्टेंस होता है डज नॉट डिपेंड अपॉन फ्लक्स और करंट, बट इट डिपेंड्स अपॉन द रेशियो ऑफ फ्लक्स लिंकेज टू द करंट। यानी जैसे सेम मैंने आपको जब ओम्स लॉ पढ़ा रही थी कि जो R होगा वो V और I पे इंडिविजुअली डिपेंड नहीं करेगा, वो रेशियो पे डिपेंड करेगा। जस्ट लाइक हेयर ओनली, कि जो हमारा इंडक्टेंस होगा वो फाई और आई पे इंडिविजुअली डिपेंड नहीं करेगा, उसके रेशियो पे डिपेंड करेगा, यानी आई बाई आई पे डिपेंड करेगा। जो नॉन लीनियर कंडक्टर होते हैं वो इंडिविजुअली डिपेंड कर सकते हैं V और I पे, बट इफ वी आर डीलिंग विद द लीनियर कंडक्टर सो इट विल डिपेंड्स अपॉन द V बाई I रेशियो, V बाई I रेशियो। ठीक है, क्लियर है ये। इसके बाद अगर Yes, मैं sir. बोलूं सेम सेम अगर मैं बोलूं हमारा कोई इंडक्टर है, ठीक है, और उस पे मैंने ये इस इस सोलेनाइड पे मैंने सेम ये मेरा सोलेनाइड है, be equal to म्यू एस ए बाई एल। तो म्यू हमारी होती है परमेबिलिटी होती है, इसकी यूनिट जो होती है हमारी हेनरी पर मीटर। और परमेबिलिटी क्या होती है, परमेबिलिटी इज द एबिलिटी टू अलाउ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारी क्या होती है, परमेबिलिटी। अब म्यू इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, म्यू नॉट म्यू आर। ठीक है, तो म्यू 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 नॉट हमारी होती है एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, जिसका वैल्यू होता है म्यू नॉट का जो वैल्यू होता है यू कैन राइट डाउन 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर। ठीक है, हेनरी पर मीटर। एल का वैल्यू एल इज इक्वल टू म्यू एन स्क्वायर ए बाई एल, ए आपका एरिया, लेंथ एंड नंबर ऑफ टर्न्स, म्यू परमेबिलिटी। परमेबिलिटी इज द एबिलिटी टू अलाउ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स इज व्हाट, फाई, फाई से जिसको हमने रिप्रेजेंट किया था। फाई कैसे आ रहा था, जब भी इंडक्टर में आई करंट फ्लो होगी तो वहां पे क्या हो जाएगा, हमारा फ्लक्स क्रिएट हो जाएगा। परमेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी, परमेबिलिटी इज एबिलिटी टू अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यूनिट फेरेड पर मीटर होता है। म्यू की वैल्यू होती है म्यू नॉट म्यू आर। म्यू नॉट होता है हमारा एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, दैट इज कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, सबका हर किसी के लिए म्यू की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। अब म्यू आर क्या होती है, म्यू आर, हाँ, म्यू नॉट की जो यूनिट होती है वो हेनरी पर मीटर होती है, और जो म्यू आर होता है वो होती है हमारी रिलेटिव परमेबिलिटी। रिलेटिव परमेबिलिटी की यूनिट नहीं होती है,
सिर्फ एब्सोल्यूट परमेबिलिटी की यूनिट होती है, देयर इज नो यूनिट फॉर द रिलेटिव परमेबिलिटी। अगर हम एयर की बात करेंगे तो रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर हम आयरन की बात कर रहे हैं तो म्यू आर की वैल्यू 1600 से 2000 के अप्रॉक्स हो जाती है। ठीक है, तो ये डिपेंड करती है, वेरी करती है, और म्यू आर की वैल्यू हर किसी के लिए डिफरेंट होती है, बट एब्सोल्यूट परमेबिलिटी की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, दैट इज 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 हेनरी पर मीटर। ठीक है, ये चीज क्लियर है? नो डाउन कर Yes, लिया ma'am. सबने? यस मैम। अब सबको फेराडेज लॉ तो पता ही होगा क्या होते हैं। फेराडेज लॉ क्या होता है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ओके, फेराडेज लॉ को फॉर अ टाइम बीइंग हम छोड़ते हैं, जब हम मशीन्स पढ़ेंगे यानी 4th और 5th यूनिट पढ़ेंगे, वहां पे मैं आपको फेराडेज लॉ पढ़ा दूंगी, तो आपको ज्यादा अच्छे से ध्यान रहेगा। ठीक है, अब जब हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं, सी रेजिस्टेंस में लिखा हुआ रेजिस्टेंस दैट प्रॉपर्टी ऑफ सर्किट एलिमेंट which pauses the flow of electric current, doing so converts electrical energy into heat energy। ये पॉइंट क्लियर है सबको? क्या करता है, एक है और अपोज करने पे क्या होता है, इन डूइंग सो कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी में, है ना, और सम लाइट एनर्जी आल्सो। अगर बल्ब कंसीडर करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो होगी तो कुछ लाइट एंड हीट को डिसिपेट कन्वर्ट करेगा, है ना? ये चीज क्लियर है सबको? Yes, ma'am. मैम इसमें आपकी वॉइस थोड़ी कट गई थी आई थिंक। ने बोला है, ये जो डेफिनेशन लिखा हुआ आरएलसी पैरामीटर जो पीडीएफ दिख रहा है आपको, ये इसी को मैं एक्सप्लेन कर रही थी, ये इस पीडीएफ में, इसको पढ़िए आप लोग। क्या होता है, इस प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर्स ओम्स लॉ रिलेटिंग टू अ वोल्टेज एंड करंट, जो मैंने आपको पढ़ाया सेम उसमें, इसमें कुछ लैंग्वेज आपको कुछ डिफरेंट मिल रही होगी। रीड दिस पैरा। सी, जो हमारी स्टोर्ड एनर्जी इन इंडक्टर होती है, मैंने क्या बताया था, इंडक्टर में एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर्ड की जाती है? मैग्नेटिक फील्ड में। और कैपेसिटर में? Potential energy. हाँ, पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में हमारी एनर्जी स्टोर होती है। हमारी इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होती है, कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। एंड इंडक्टर doesn't allow the sudden change of current and voltage doesn't allow the sudden change of, sorry, capacitor doesn't allow the sudden change of voltage। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अब इसका क्या मतलब है, डजंट अलाउ द सडन चेंज ऑफ करंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडक्टर में अभी वन वन इंडक्टर या कैपेसिटर दोनों की ही बात कर रही हूँ, दोनों में ही सडन चेंज, यानी पहले 1 था, 1 के बाद पहले स्विच जब मेरा ओपन है, ठीक है, तो घर पे कोई वोल्टेज नहीं अपीयर हुआ। जैसे ही स्विच मैंने क्लोज किया तो उसमें ऑल ऑफ सडन एनर्जी फ्लो होना चालू हो जाएगी सर्किट में। तो हमारे इंडक्टर और कैपेसिटर एक ऑल ऑफ सडन एनर्जी स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब यही होता है कि इंडक्टर और कैपेसिटर डजंट अलाउ द सडन चेंज ऑफ वोल्टेज और करंट। ठीक है, कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर सिंपली क्या होता है, अगर दो कंडक्टिंग प्लेट होती हैं, ठीक है, एक में पॉजिटिव चार्ज है और एक में नेगेटिव चार्ज है, and they are separated by some distance, in between there is dielectric is there। अगर यहाँ पे क्या आ जाए, कुछ dielectric, so that is known as a capacitor। So basically two conducting plates separated by some distance, in between there is a dielectric material is known as a capacitor, and the charge on a capacitor placed proportional to the supply voltage, that is Q is directly proportional to V, that is Q is equal to CV।
ठीक है। सी का जो यूनिट होता है, कैपेसिटर का जो यूनिट होता है वो होता है हमारा फैरेड। एच का जो यूनिट होता है वो हमारा क्या होता है, हेनरी। ठीक है, ये चीज क्लियर है। ये चीज आप लोग डेफिनेशन में लिखा है, इसको पढ़ते जाना। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने क्या बताया था आपको, परमिएबिलिटी पढ़ाया था, है ना। अब होती है हमारी परमेबिलिटी। परमेबिलिटी, PERMITIVITY। इसमें क्या होता है, एबिलिटी टू अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा, एबिलिटी टू अलाउ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ई जो होता है, ई होता है हमारा ई नॉट ई आर। अब एब्सोल्यूट परमिटिविटी और ई आर इज रिलेटिव परमिटिविटी। ई नॉट का जो वैल्यू होता है, ई नॉट का जो वैल्यू होता है वो होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड पर मीटर। म्यू नॉट का वैल्यू क्या होता है, 4 pi into 10 to the power -7 Henry per meter. और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, 8.85 4 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, इसका यूनिट होता है फैरेड पर मीटर और कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सेम एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर होता है। एप्सिलॉन नॉट होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, इसका वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड पर मीटर। ईआर की वैल्यू होती है रिलेटिव परमिटिविटी, जिसकी कोई यूनिट नहीं होती है, बट एयर और वैक्यूम के लिए ईआर की वैल्यू हमारी 1 होती है। परमिटिविटी क्या होती है, एबिलिटी टू अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो जितना ज्यादा परमिटिविटी हाई होगी उतना ज्यादा हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा। मैम ठीक फिर है, परमिबिलिटी क्या होती है? परमिबिलिटी क्या बताया था मैंने आपको, उसका डेफिनेशन क्या लिखा था मैंने? मैम आपने परमिबिलिटी का बताया था कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम परमिबिलिटी कहते हैं। हाँ, परमिटिविटी अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एंड परमिटिविटी क्या होगा? परमिटिविटी भी सेम यही होगा, अलाउ एबिलिटी टू अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके मैम। फ्लक्स और चार्ज जो भी आपको कहना है, वो म्यू नॉट होता है और इसको बोलते हैं हम उसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यस मैम। उसमें ओके मैम। दोनों की वैल्यू डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट होगी। ठीक है, एप्सिलॉन और म्यू आर की वैल्यू। यस मैम। और ओके फाइन, ये फॉर्मूला लिख लिया आप लोगों ने? Yes, ma'am. ओके, Yes. सो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर मैंने आपको बता दिया, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब एक चीज और रह गई। हाँ, अगर हमारा करंट फाइंड आउट करना है हमको, आई ऑफ टी फाइंड आउट करना है, सी विल बी सी सॉरी आई ऑफ टी इज इक्वल टू सी इंटू डी वी टी। आई ऑफ टी जो होगा हमारा, कैपेसिटर के केस में बता रही हूँ, सी इंटू डी वी टी बाई डी टी। वी ऑफ टी है, दैट इज डी वी ऑफ टी बाई डी टी। आई ऑफ टी ये हमारा क्या है, करंट को कैलकुलेट करने के लिए, करंट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला इन द केस ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, तो अगर जैसे v ऑफ t का इक्वेशन दिया है तो सिंपली इसको डिफरेंशिएट करना है t के रिस्पेक्ट में, सो यू विल गेट द करंट इन द कैपेसिटर। ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है अगर इक्वेशन फॉर्म में दिया हुआ है आपको। ठीक है, Gary, I will Gary. Yeah,
कौन है? वैसे तो कोई एक काम करने के बाद 4 मिनट लगाती है। ठीक है। इस पे ये मेंशन है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये लिखा हुआ है आपको di इज इक्वल टू 1/L v इंटू dt। ये आपका क्या है, I को निकालने के लिए, ये V को लगाने के लिए इंड्यूस वोल्टेज V इज इक्वल टू L di/dt। जब हमें L इंडक्टर में हमको वोल्टेज निकालना है तो di/v इज इक्वल टू L di/dt हो जाएगा। ये एनर्जी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सारे